कश में आपका स्वागत करते हैं और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बांग्लादेशी यूनुस सरकार की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। बीएसएफ ने सीमा के अंदर अवैध निर्माण रुकवा दिया है। बॉर्डर पर बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे बीजीबी के जवान। बॉर्डर पर बंकर बनाने से बीएसएफ ने उन्हें रोक दिया है। बॉर्डर पर बंकर बनाने की कोशिश कर रही थी बीजीबी। बीएसएफ ने बॉर्डर पर बंकर बनाने के काम से रोक दिया बीजीपी को। बंकर बनाने की आवश्यकता, बंकर बनाने की जरूरत क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीएसएफ ने कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण रोक दिया है। दरअसल बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आने के बाद सीमा पर हलचल चल रही है। फिलहाल बीएसएफ ने बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के अंदर किए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया। इसी तरह शुक्रवार को दाहग्राम अंगारकोटा इलाके में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा 150 गज के अंदर संतरी पोस्ट बंकरों के निर्माण का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाल के दिनों में अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीएसएफ इसे रुकवा चुकी है। बीजीबी यहां अवैध बंकर बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बंकर बनाने की कोशिशें फेल कर दी हैं बीजीबी की। बीएसएफ ने बीजीबी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवा दिया है। 150 गज के अंदर ये अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण बांग्लादेश की हर हलचल पर बीएसएफ की सतर्क निगाह है। बांग्लादेश की हर अवैध गतिविधि पर भारत की पैनी नज़र है। यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ हर मुमकिन तनाव लेने की कोशिश कर रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे। जे सोढ़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। बांग्लादेश जो कर रहा है उसके पीछे मंशा क्या है? बांग्लादेश जो कर रहा है उसके रिपरकशंस, असर क्या होंगे? डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाएं सर। जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है और बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर की लंबाई 271 किलोमीटर है। यानी कि तीन तरफ से पूरी तरह से बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से जुड़ता है। लेकिन भारत से कभी भी बांग्लादेश को ना कोई डर हुआ है और ना ही कभी भारत की कभी कोई मंशा रही है बांग्लादेश पे कभी हमला करने की। बल्कि हमने देखा कि भारत ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से टूट के नया राष्ट्र बना और तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अटूट रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल 5 अगस्त को, जब शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा और उसके बाद जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तो उसके बाद से भारत विरोधी वहां पे काफी कार्रवाइयां शुरू हो गई। हाल में ही हमने देखा राजीव जी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक स्लीपर सेल पकड़ा गया जिसके कई आतंकवादी बांग्लादेश के थे। हमने देखा हाल में ही कि बांग्लादेश ने तुर्की के TB2 बैरक्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया हमारे त्रिपुरा के बॉर्डर पे, मेघालय के बॉर्डर पे। अब बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? बांग्लादेश ऐसा भारत के खिलाफ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे चीन और पाकिस्तान पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं, चाहे पैसे की वजह से, चाहे हथियार की वजह से। और चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत पे के अगेंस्ट एक नया मोर्चा खोलने के लिए। मैं आपके चैनल पे कई बार आ चुका हूं और मैंने कई बारी बात की टू फ्रंट वॉर की, जो पाकिस्तान चीन भारत पे करेंगे 2035 पे। लेकिन 5 अगस्त पिछले साल के बाद जिस तरह से बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब खुले तौर पे पाकिस्तानी सेना और चीनी सेना वहां पे अपने नौसैनिक या सैनिक अड्डे बनाएगी और उसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में भारत के खिलाफ होगा। इसलिए मेरा सबसे पहले नमन और सलाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जिन्होंने बांग्लादेश की ये बंकर बनाने की कार्रवाई को फौरन पकड़ा और उस पर रोक लगाई। और मेरा नमन और सलाम भारतीय सेना को भी, जो कि पूरी तरह से चौकस है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत होती है उसके लिए हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं, सार्थक हैं।
सक्षम है, जैसा आप यहाँ पर लगातार कह रहे हैं जे सोढ़ी साहब। लेकिन मैं अब भी अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, हम वाकई नहीं समझ पा रहे कि बांग्लादेश को किस तरीके का यकीन दिलाया गया है कि बांग्लादेश जहाँ पर तीन तरफ से भारत से घिरा है, एक तरीके से लैंड लॉक कहेंगे, हालांकि एक तरफ सी का एरिया है, लेकिन वो सी के एरिया से मदद मिलना उतना आसान भी नहीं है। बांग्लादेश किस यकीन पर इतना कुछ करने को तैयार हो गया है? राजीव जी, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कि आज के जमाने में पैसे का बोलबाला है, और जिस तरह से चीन बांग्लादेश में पैसे लगातार निवेश करता जा रहा है, बांग्लादेश को पूरी तरह से उसने अपनी जकड़ में कर लिया है, खास करके पिछले साल 5 अगस्त के बाद। पाकिस्तान भी लगातार बांग्लादेश की मदद करने लगा है। पिछले कुछ महीने में हमने देखा, पिछले 5 महीने में 2 बारी पाकिस्तान से 2 मर्चेंट नेवी के समुद्री जहाज चिटागोंग में डॉक किए, जहां पे कंटेनर उतारे गए जिसमें हथियार थे। हमने देखा है इसी साल जब 15 जनवरी को भारतीय सेना अपना 77वां सैनिक दिवस मना रही थी पुणे में, उसी दिन बांग्लादेश के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ से रावलपिंडी में मुलाकात कर रहे थे। और जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे 26 जनवरी को, तब उसके 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के DGISI ने 2 दिन का दौरा किया बांग्लादेश का। ये जो नजदीकियां बांग्लादेश की चीन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि इन्हें दोनों देशों से पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, तो इनका जो मनोबल है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और भारत के खिलाफ उन्होंने कई तरह से ऐसी कार्रवाई की है जो कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एंटी इंडिया है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राजीव जी। अब जो हम सुनते आए थे कि चीन भारत को समुद्री रास्ते से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेरना चाहता है, वो उसने कार्रवाई पिछले साल ही पूरी कर ली थी, जब उसने 20 मार्च 2023 को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में नौसैनिक अड्डा बनाया। और जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, अब चीन की 2 पनडुब्बियां इस कॉक्स बाजार नौसैनिक अड्डे में तैनात हैं, यानी कि चीन का ग्वादर पोर्ट पे पाकिस्तान पे कब्जा, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा, अब कॉक्स बाजार पे उसके परमाणु पनडुब्बियां तैनात होना, काईपुक्यू द्वीप जो म्यांमार में है उस पे कब्जा, और लामू अटोल जो मालदीव्स में उस पे पूरा कब्जा। ये साफ दिखाता है जो चीन के मंसूबे हैं वो भारत के बिल्कुल खिलाफ हैं, और इसलिए अब उसने अपने इस गेम में, इस साजिश में उसने पूरी तरह से बांग्लादेश को भी उसने शामिल कर लिया है। ठीक है, बांग्लादेश को शामिल कर लिया है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए। संजीव श्रीवास्तव भी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, बांग्लादेश के उठाए जा रहे कदम, क्या बांग्लादेश कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, या फिर बांग्लादेश के पास इग्नोर करने की जो हिम्मत है वो कुछ देशों के द्वारा उसको दी गई है कि वो ऐसे कदम उठाए, उसके पीछे सपोर्ट के लिए वो खड़े हैं? लेकिन बांग्लादेश के इन कदमों का वर्तमान और भविष्य डिटेल में समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए राजीव जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेश के जो अंदर के वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, उनके दबाव में, और एक आतंकपरस्त राष्ट्र पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के दबाव और उनके इशारे पर काम कर रही है। और ये जो बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थितियां, जो भी वहाँ पर संकट आया है, वो एक इन्हीं तरीके के जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का, जो आतंकपरस्त ताकतों की साजिश का नतीजा रहा है कि बांग्लादेश में ये इतने बड़े परिवर्तन आ गए। शेख हसीना की सरकार अब दस्त हो गई, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और ये जो अंतरिम सरकार है वो जिस तरीके से कट्टरपंथियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करते हुए उनको रिहाई पर रिहाई दे रही है। अनेक जो बड़े जो अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क रखने वाले आतंकी अब छोड़ दिए गए हैं, जमात इस्लामी बांग्लादेश पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, और जाहिर है कि जिस तरीके की एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर भारत के विरुद्ध चल रही है वो इन कट्टरपंथियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर ही चल रही है। और इसी वजह से मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, ये इसका जो भविष्य है मैं बहुत अच्छा नहीं देखता। आने वाले समय में जिस तरीके का अप्रोच जिस अप्रोच पे ये सरकार चल रही है, ऐसे में इस सरकार को और इसके मुखिया को भी देश छोड़ करके भागना पड़ सकता है। इस तरीके की स्थितियां वहां पर मैं बनते हुए देख रहा हूं।
क्योंकि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, यदि उन्होंने भारत के विरुद्ध इसी तरीके की साजिशों को करने का, बंकर इत्यादि बनाने का, ड्रोन डिप्लॉय करने का, या उसके पहले हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले की जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, उस तरीके की स्थितियां जारी रहीं, तो जाहिर है कि ये जो नया भारत है वो ऐसी स्थितियों में चुप नहीं बैठने वाला है। जिस तरीके से हमने ये बंकर को जो है निर्माण को बंद करा दिया, उसी तरीके से अनेक ऐसी गतिविधियों को लेकर के भारत और भी ज्यादा प्रोएक्टिव रूप अपना सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को सारी मदद रोक दी है, सारी आर्थिक मदद रोक दी है, और बांग्लादेश में जाहिर है कि एक आर्थिक संकट भी इसकी वजह से पैदा हो गया है। और बांग्लादेश का जो म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहां पे अराकान आर्मी पहले से ही उसके अनेक भागों पर कब्जा करके बैठी हुई है, और अनेक अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने के मंसूबे हैं। तो ये जो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये कट्टरपंथियों के इशारों पर, आतंकपरस्त आतंकी संगठनों के इशारों पर काम करने वाली सरकार है, गैर निर्वाचित सरकार है, और इसी वजह, और ये सरकार अपने दायित्वों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में स्थितियां और अधिक विकट हो सकती हैं, और भारत को हर एक स्थिति को डील करने के लिए भविष्य में हमें तैयार रहना होगा, जो कि आज है हम। और यदि बांग्लादेश में स्थितियां और बिगड़ती हैं तो भारत और भी ज्यादा बड़े प्रोएक्टिव स्टेप ले सकता है। सोली साहब, आपने कहा कि 2035 में टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन होगी। क्या आप ये भी समझते हैं कि टू फ्रंट वॉर की जमीन बांग्लादेश के जरिए तैयार करने की कोशिश की जा रही? राजीव जी, भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें से पाकिस्तान और चीन शामिल है। पाकिस्तान और चीन को निकाल दें क्योंकि उनकी तो हमारे साथ दुश्मनी है। बाकी जो 6 पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें से 5 चीन के पूरी जकड़ में आ चुके हैं, छोटा भूटान को छोड़ के। और जिस तरह से भूटान और चीन के बीच में बातें एक एडवांस स्टेज में है, कभी भी दोनों के बीच में एक संधि या ट्रीटी का ऐलान हो सकता है। यानी कि आज की तारीख में 8 में से 7 मुल्क जो भारत के पड़ोसी हैं, वो भारत के खिलाफ हैं। तो ये जो, और उसमें सारे मुल्कों में चीन का पैसा बेशुमार तरीके से निवेश है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चीन ने समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की तैयारी कर ली है, उसने जगह जगह पे हमारे पड़ोसी मुल्कों में नौसैनिक अड्डे बनाए हैं। जिस तरह से भूटान को छोड़ के बाकी सारी देशों ने चीन के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो BRI है, इसका एक छुपा जो लक्ष्य है वो है सैनिक लक्ष्य। तो अगर हम देखें, चीन ने भारत को जमीनी और समुद्री रास्ते से घेरने की पूरी प्लानिंग कंप्लीट कर ली है। और जब ये युद्ध, टू फ्रंट युद्ध आज से ठीक 1 दशक के बाद होगा, तो डेफिनेटली चीन इन पड़ोसी मुल्कों की जमीन का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तब जब चीन इनसे मदद मांगेगा सैनिक तौर पे, ये छोटे देश चीन को मना नहीं कर पाएंगे। तो आज भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2035 आज से ठीक 1 दशक दूर है। राजीव जी, मैं एक छोटी और टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं आपके क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, पूरी दुनिया में रोज करोड़ों लोग इसे देखते हैं, खास करके बांग्लादेश के युवा भी देखते हैं। मैं बांग्लादेश के युवाओं से एक अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि वो बांग्लादेश के युवक एक किताब जरूर पढ़ें, द ब्लड टेलीग्राम, जो कि गैरी बास ने लिखी है। इसमें गैरी बास ने, लेखक ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है किस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश में, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले, किस तरह से पाकिस्तान ने वहां पे अत्याचार किया। जब तक बांग्लादेश के युवक ये किताब नहीं पढ़ेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि 1971 क्योंकि आज का युवा एक लंबे अरसे के बाद का युवा है, तो शायद वो उस दौर के पाकिस्तान की हरकतों को उतना महसूस ना कर पा रहा हो। संजीव जी, कोई तोड़ दिखता है आपको? क्या क्वाड इसका तोड़ होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका तोड़ होंगे? देखिए, क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान 2017 में क्वाड को रिवाइव किया गया था, और क्वाड की जो समिट है वो लीडर्स की समिट होने लगी थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब फिर से आ गए हैं तो क्वाड की पार्टनरशिप मजबूत होगी, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि चाइना की जो चुनौती है वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। लेकिन क्वाड का जो इनिशिएटिव है, जाहिर है कि
इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और चाइना की जो विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, जो उपनिवेशवादी जो उसके मंसूबे हैं उस पर लगाम लगाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी वजह से मेरा राजीव जी मानना है कि क्वाड की जो पार्टनरशिप है मजबूत होगी और जैसे जैसे चाइना अपनी साजिशों को और अधिक विस्तार देगा वैसे वैसे क्वाड के अलावा भी अन्य इनिशिएटिव्स भी सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए तो एक AUKUS का जो मिलिट्री अलायंस है जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है वो आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ट्राइलेटरल लेवल पर अनेकों राष्ट्रों के साथ अलायंसेस फॉर्मेशन किया है और क्वाड की जो एक पार्टनरशिप है, क्वाड हालांकि अलायंस नहीं है क्योंकि भारत, मैं आप लोगों के एनालिसिस से समय कम है लेकिन इतना जरूर समझ पा रहा हूं और मेरे दर्शक जरूर समझ पा रहे होंगे कि जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं वो उतनी भी बेहतर नहीं है जितनी बार बार डिप्लोमेसी के जरिए दिखाने की कोशिश होती है। कुछ ऐसा जरूर है जो बांग्लादेश जानबूझकर क्रिएट कर रहा है और उसके रिपरकशंस भी समझता है और शायद उसे ये भी पता है कि ऐसी कंडीशन में उसे मदद करने के लिए कौन आने वाला है। जयसवाड़ी साहब आपका और संजीव भाई आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना एनालिसिस सामने रखा। तो चलिए अब आपको हम एक ऐसी तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने शहबाज की सरकार को लेकर कई खुलासे किए जिससे पाक की नींद उड़ गई और ये बड़े राज कहीं और नहीं इंडिया न्यूज़ की खास डिबेट में खुले, यानी इंडिया न्यूज़ पर बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान हो गया। मेरा जाती ख्याल है कि भारत ने सारे कुत्ते ही पाले हुए हैं, गलतफहमी पालने का उनके पास मौका ही नहीं है। उनके अपने पाकिस्तान को लेकर वो कोई गलतफहमी नहीं पालता। देखें बात ये है कि आपको कुत्ते पसंद भी नहीं आएंगे, उनको वफादार होते हैं। आपने बहुत वफादार होते हैं वो, जो अब आप पे ही काट रहे हैं। भाई पहले 1-to-1 बहस कर लें, फिर जानवर नहीं, बहस तो हम कर ही नहीं रहे, बहस तो हम कर ही नहीं, हम तो तर्कों पर बात कर रहे हैं। तर्क पर जवाब, तर्क बताइए जी। तर्क भाई, जवाब तर्क की बात कर रहा हूं तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये गलतफहमी कोई भी पाल सकता है कि जो रियलिटी है उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर आपके नजदीक कोई असर ही नहीं पड़ता तो ये डिस्कशन आपने इंडिया बांग्लादेश के हवाले से क्यों रखी? आपको असर पड़ता है तो आपने ये डिस्कशन रखी है मेरे भाई। तो ये चीजें किसी की गलतफहमी पालने से, किसी के कहने से वो वैसे नहीं हो जाता जैसा वो सोच रहा होता है। ग्राउंड रियलिटीज को एडमिट करना चाहिए। आपकी सेना जो है अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है ये बता दीजिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक बॉर्डर लाइन है जिसके दोनों तरफ ममालिक है, कोई अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे वो दूसरे को माने, गलतफहमी रखे या जो भी रखे। लेकिन एक हकीकत है कि ये दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह बसते हैं। बांग्लादेश अभी तो कुछ दिनों पहले हम लोग घर में घुसकर मार के आए थे। पहले बात सुन लीजिए करिए, फिर आप सवाल कर दिया कीजिए। जी बताइए। इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका इतने इंक्रीज किए जाने का सिर्फ एक रीजन है जो मुझे वैलिड रीजन नजर आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया के डिफरेंट एंड्स पे बैठे हैं, इंडिया दोनों के दरमियान में है। तो ये सोचिए काफी बड़ा खतरा है अगर दोनों मिल जाए तो दरमियान में इंडिया है। सो इसलिए उन्हें अपना डिफेंस बजट उसको सामने रखते हुए इंक्रीज करना चाहिए था। ये उन्होंने अपने लिए एक अच्छा इकदाम किया है इंडिया ने। मुजाहिद साहब, शोएब चौधरी उंगली कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको लेकर इशारा है। हाँ शोएब साहब बताइए। धन्यवाद। देखिए हरिमोहन साहब ने जो बताया है वो सही बताया। ये पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान मिल के भारत के ऊपर ये तो पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान की ख्वाब है। मैं कहता हूँ प्लीज मेरे बात सुनिए। आप जब बात किया मैंने कुछ आवाज नहीं किया। और ये मुजाहिद साहब ने कहा कि बांग्लादेशी आर्मी सब ऑफिसर गए तस्लीम करने के पाकिस्तान। नो, पाकिस्तानी हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने और अपने सारे आर्मी ऑफिसर्स ने हमारे पाए पकड़ा, क्योंकि वो बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो उसके हाथ में लेना चाहते हैं, कब्जे में लेके यहाँ हथियार बना के आतंकवादी को बेचेगा और बांग्लादेश के अंदर वो आपकी पाकिस्तानी शाहीन टू मिसाइल की बांग्लादेश वर्जन बना के ये पूरे रीजन में दुनिया में आतंकवादी फैलाने के पाकिस्तान का काम ही है। पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट आर्मी, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट एंटिटी, एंड पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट कंट्री। और आप कह रहे बांग्लादेश पाकिस्तान विल नेवर बिकम टुगेदर। आप लोगों ने 1971 में हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3 से 4 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। हमारे एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान।
एकमात्र ओनली। बताइए मुजाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, दोनों मिल जाएंगे तो भारत बीच में आ जाएगा, और बांग्लादेश से आपके लिए क्या संकेत निकल कर आ रहा है? देखिए, ये तो बांग्लादेश की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे रही है, मेरी तरह पत्रकार है, लेकिन इन्हें ये पता है कि इनकी फौज गई है। इस बात को समझें, ये नहीं गए, चीफ गए हैं फौज के, कमांडर गए हैं, वो जाके कमांडर से मिले हैं। बात को उसी तरह अंडरस्टैंड करें जिस तरह मौजूद है। अपने वीएन से कोई एक फैसला कर लेना दानिशमंदी नहीं होती है। देखें जो ग्राउंड रियलिटीज है, मुलाकात हुई है, ये इनकार करें कि मुलाकात नहीं हुई है। दूसरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पांव पकड़े हैं। भाई, जो आए हैं, टाइम लेकर आए हैं, अपने इंटरेस्ट लेकर आए हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें की हैं, तो ये बातें पांव पकड़ने से नहीं होती भाई। बायलैटरल होते हैं, एक दूसरे के बराबरी के ताल्लुकात रहते हैं दोनों, जब भी कोई स्टेट के लोग मिलते हैं। जो बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर गया था, वो बांग्लादेश के आर्मी का चीफ है नहीं, और वो जो आर्मी के ऑफिसर गए थे उसके ऊपर अभी बहुत मुसीबत है। और आप जो कह रहे, आप तो एक ही स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में आया था और 4 ऑफिसर के साथ, और आके यहाँ बांग्लादेश में जो उल्फा की आतंकवादी कैंप ये रीइंस्टॉल करने की कोशिश उल्फा के आतंकवादी कैंपों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, देखा कि कैसे चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं कि नहीं है, इनको क्या मदद है, हम इनको मदद दे सकते हैं, कैसे ये भारत में आतंकवाद फैलाएं। क्यों शोएब साहब, सही बोल रहा हूं मैं? का मकसद ही है। देखिए, आप लोग बड़ा गलतफहमी का शिकार है। पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है पिछले 20 साल से। जितने हमले हुए हैं पाकिस्तान में, आप दुनिया के किसी और मुल्क में उतने हमले हुए दिखा दे। तो पाकिस्तान खुद उससे बहुत ज्यादा मुतासर रहा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बर्दाश्त करता रहा है, और पाकिस्तान ने ये नेटवर्क्स भी ब्रेक किए हैं। अगर आप उसामा बिन लादेन की बात कर रहे थे, तो उसमें CIA का कमाल नहीं है, वो भी ISI ने ट्रेस करके दिया उन्हें। मतलब आप पालोगे भी, अपनी जमीन का इस्तेमाल भी होने दोगे, आप पालोगे भी और फिर ट्रेस करके दे दोगे। अरिमोन जी क्या कहेंगे? सर देखिए, अभी है ना, सबसे बड़ी बात, अभी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जब भी कोई पाकिस्तानी मेरे भाई कहना शुरू कर दे, तो वे समझ लीजिएगा कि उनके फैक्ट्स हल्के पड़ रहे हैं। हाँ। वो कुछ बोलना मतलब बोल नहीं पा रहे, तो इसलिए वो एक कॉर्डियल थोड़ा सा करके मामले को पीठ पे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी हम मेरे भाई करे, तो वो डिफेंसिव मोड में आते हैं। हाँ। हमें एक चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक दूसरी बात, सर इन्होंने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और बाद में ये कह रहे हैं कैसे फर्क नहीं पड़ता। तो सर दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई हैं। तीसरी चीज, एक्चुअली सर ये कह रहे हैं अब हम, इंडिया घबरा रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान। जनाब, जब हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब बांग्लादेश जो है वो तो हमारा फ्रेंडली नेशन है। और रही बात, जैसे शोएब सलाउद्दीन साहब ने कहा कि मेजर जनरल रहमान साहब गए थे आपके यहाँ, और वो किसी अथॉरिटी में है ही नहीं। आप समझिए, वो किसी अथॉरिटी में है ही नहीं। और जनरल वकार जो आर्मी चीफ हैं, वो इंडिया के बारे में कह चुके हैं कि इंडिया हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। गलत फहमी का शिकार इंडिया नहीं है, आप हैं, आपको समझना पड़ेगा। और जो ISI चीफ ढाका के अंदर गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता सर, ISI चीफ इतने ढोल नगाड़े, या तो ISI चीफ अपनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते कि वो जा कहाँ रहे हैं, या फिर ISI चीफ जो ढोल नगाड़े बजा बजा के जा रहे होते हैं, वो फिर सिक्योरिटी एजेंसी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी बची कहां। सर इंटेलिजेंस का तो मतलब बड़ा सीक्रेटली काम करना होता है ना सर। मुद्दा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बीच का है, और उस पर गर्मा गर्मी आपने अभी देखी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर।